नंबर 2 इज एनालाइज। एनालाइज का मतलब क्या होता है? दे एनालाइज थ्रू डेटा, डेटा एनालिसिस। ठीक है, what they are going to do, they are going to go for background information, background data की तरफ जाते हैं वो लोग। ठीक है, एंड नंबर 3 इज एक्शन। उसके बेसिस के ऊपर कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्शन होता है। लेट्स सपोज एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर आ गया जो आपकी शक्ल देख के बता दे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सही है, तो कैमरा और समथिंग लाइक इज देयर मस्ट बी हैविंग सेंसर्स आउट ऑफ इट। ठीक है, वो सेंस करेगा उसको, अपनी बैकग्राउंड डेटा इंफॉर्मेशन के थ्रू वो डेटा का एनालिसिस करेगा एंड देन एक्शन जनरेट करेगा। क्या करेगा बेटा? एक्शन जनरेट करने का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू वो बताएगा कि भाई आपको ये एंजाइटी है, लेट सपोज या आपको ये प्रॉब्लम है या आपको वो प्रॉब्लम है। ठीक है, दे गोना टेल यू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो अब अगर मैं इस मैकेनिज्म के थ्रू चलता हूँ आपके पास, तो हमें क्या समझ में आता है कि हमारे पूरे मैकेनिज्म में सेंस, एनालाइज एंड एक्ट मौजूद है। सेंस, एनालाइज एंड एक्ट मौजूद है। आप दुनिया का, अब देखो बहुत सिंपल, चैट जीपीटी की एग्जांपल ले लेते हैं। सही है, अब चैट जीपीटी जो है बेटा, व्हाट इज, अब देखो लेट्स सपोज आपने कमांड दी। सही है, कमांड को वो एनालाइज करेगा कि आप बोल क्या रहे हो। एनालिसिस थ्रू डेटा। अब वो कह रहा है ना, डेटा उसके पास इतना जो डेटा मौजूद है उसको वो एनालाइज करेगा एंड देन उसके हिसाब से आपको कंटेंट लिख कर देगा। सही है, आप लिख दें टेल मी अबाउट अब्दुल्ला शामिर। सही है, अब देखो अब्दुल्ला, आपको उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी या इन्फॉर्मेशन नहीं है, करके देख लेते हैं। इफ यू टॉक अबाउट, आई हैव वन मोर वेरी गुड एग्जांपल विथ यू गाइज। इफ यू टॉक अबाउट दुबई म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, दुबई म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ हाउ द वर्ल्ड इज गोना बी चेंज आफ्टर एआई और वेब 3.0. Museum of the future is something which emphasize on how the world is going to look like after 2071. 2071 में दुनिया कैसे दिखेगी? They emphasize on that particular way. ठीक है, so automatically if you talk about most of the things within that particular museum, you will get to know this thing. Their whole notion is this: how to sense, analyze the data and act accordingly. सही है, due to this particular fact, these new media corporations require bunch of data to act accordingly. समझ में आई बात? इस वजह से मेटा, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ये डेटा गैदर कर रहे हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर वो अपने एआई मैकेनिज्म्स को सेटल अप करें। समझ में आ रही है बात? ठीक है, if you talk about their all inventions are based on AI, and those AI is all about कि हमने किस तरह से दुनिया को डेवलप करना है नए होराइजन्स के हवाले से। मीडिया इकोलॉजी थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या समझने वाले हैं, we need to understand this thing, like the media ecology theory look into the matter of how media and communication, देखें, अगर आपने मेरा पहले वाला जो इनिशियल पार्ट है वो अगर समझा हुआ है तो इंशाल्लाह ताला आपको थ्योरी में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, of how media and communication affect human perception, यानी कि मीडिया एंड कम्युनिकेशन इंसानों का परसेप्शन चेंज कर देते हैं। ठीक है, वो किस तरह से फील कर रहे हैं वो चेंज हो जाता है। ठीक है, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फीलिंग। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। एंड वैल्यू,
देखिए, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होता है, इन चीज़ों का इम्पैक्ट ये होता है हाउ our interaction with media impact our chances of survival, यानी कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हम जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है मीडिया की वजह से। लाइक आज के दौर में अगर इंटरनेट बंद हो जाता है तो सारा एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, ठीक है, बिकॉज आवर चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर डिपेंडेंट ऑन इंटरनेट, ठीक है। अगर मैं इसी थ्योरी को थोड़ा सा फर्दर लेवल पे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया का काम क्या है, इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, सही है, और जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन, जिस तरह से हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसको टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जा सकता है। द होल आइडिया इज कि ये टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन बिल्ड हो रही है, ये क्या कर रही है एक्चुअल के अंदर ह्यूमन परसेप्शन पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है कि लोग अपनी दुनिया को किस तरह से एनालाइज करेंगे, ठीक है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग पर इम्पैक्ट हो रहा है। अब लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पीपल इन चाइना और नॉर्थ कोरिया एंड द पीपल इन डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। अब अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूँ इसके हवाले से, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, अब these countries are having more freedom of speech। अब इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का इम्पैक्ट क्या हुआ, लाइक एग्जाम्पल दे लेते हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, इन तमाम कंट्रीज़ की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है ना, वो पता है क्या है, देयर डिज़ाइन इज़ देयर एक्सपोर्ट, डिज़ाइन इज़ देयर एक्सपोर्ट, ठीक है। यानी कि अब लेट्स सपोज आइकिया इज़ अ स्वीडिश ब्रांड जो एक्चुअल में सिर्फ डिज़ाइन करने के पैसे लेता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीज़ें आउटसोर्स वेंडर्स की होती हैं, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या है, हाउ द पीपल आर फीलिंग, उनकी वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है, वैल्यू ऑफ वो किस चीज़ को वैल्यू करेंगे। अब डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह हैप्पीनेस को रेट कर दें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हाउ एंड अवर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ये तमाम चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजी पर बेस करती हैं, ठीक है। अब मैं वर्सेस बात कर रहा हूँ किनकी, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। अब देखो, जो लोग नॉर्थ कोरिया, चाइना में हैं, उनको ये एहसास होता है कि द टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर द सर्वेलेंस पर्पस, इज़ यूज्ड फॉर द सर्वेलेंस पर्पस। उनको एहसास होता है टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिविटी। समझ में आई बात? तो ऑटोमेटिकली दुनिया का परसेप्शन, दुनिया के आइडियाज़, दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू आपके यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। बिकॉज टेक्नोलॉजी हमेशा किसके साथ साथ, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी आपका कल्चर डेवलप करेगी। जिस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा होगा आपका कल्चर डेवलप होगा, सही है। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, एडल्ट इंडिविजुअल्स होते हैं या एल्डरली होते हैं जिनको न्यूज़ शोज़ देखने की आदत होती है, जिनको न्यूज़ शोज़ देखने की आदत होती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अगर न्यूज़ शो बंद हो जाए तो उनको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ अगर आपसे बात करता हूँ किसके हवाले से,
आप जैसे लोग हैं, जो आपकी जनरेशन के लोग हैं, जो डिजिटल नेटिव्स जिनको हम कहते हैं, जो पैदा स्मार्टफोन के साथ हुए थे, ठीक है। तो अगर आप लोगों की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, तो आप लोगों का क्या सीन है बेटा, आप लोग जो होगे, अगर आपका इंटरनेट बंद हो जाए तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, सही है। सो ऑटोमेटिकली आपका कल्चर आपकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। दुनिया और डेवलप होगी, अगर एक टाइम आएगा जब एआई नहीं चल रहा होगा, एआई में मसला आ गया, बग आ गया, तो लोगों की ज़िंदगी डिपेंडेंसी एआई पे जितनी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो दुनिया में इंसान डिपेंड करता है अपने टेक्नोलॉजी की बेसिस के ऊपर, अपने मीडियम पे बेस करता है कि उसका मीडियम उसको किस चीज़ की इजाज़त देता है। उसका मीडियम जिस चीज़ को इजाज़त देगा वो उस हिसाब से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। हमारी जो इकोलॉजी है ना बेटा, इकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इन्वायरमेंट में क्या आता है बेटा, एक पहली चीज़ आती है स्ट्रक्चर, ठीक है, अगेन जिस पे टेक्नोलॉजी बेस करती है, ठीक है। फिर उस स्ट्रक्चर का इम्पैक्ट होता है उसके कंटेंट पर, ठीक है, ठीक है। यानी कि आपका स्ट्रक्चर, यानी कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो रीडायरेक्ट करेगी आपके कंटेंट को, ठीक है। उसके बाद कंटेंट आपका रीडायरेक्ट किस चीज़ पे करेगा, समझिएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी ने बिल्ड किया कंटेंट डायनामिक्स, सही है। अब वो कंटेंट डायनामिक्स का जो इम्पैक्ट होगा, आपके इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी भी कह सकते हो, इम्पैक्ट ऑन कल्चर भी होगा, ठीक है। लोगों पर इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिकली कंटेंट जैसा होगा लोगों पर इम्पैक्ट होगा। अब अगर सोसाइटी के अंदर कंटेंट इज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी तो ऑटोमेटिकली मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली देखें, याद रखिएगा, एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स मैसेज सिस्टम which imposes on human beings, यानी कि आपका एनवायरनमेंट जो होता है एक कॉम्प्लेक्स मैसेज सिस्टम होता है जो ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर imposes on human beings certain ways of thinking, यानी कि आपका सोचने का ज़ाविया डेवलप करता है। मैंने कहा ना, चाइना में लोगों को टेक्नोलॉजी फॉर सर्वेलेंस फील होगी, ठीक है। फीलिंग एंड बिहेविंग, आपका बिहेवियर भी आपके मीडिया कंजम्पशन डिसाइड करता है कि आप किस तरह से बिहेव करोगे, समझ में आई बात। अब ऑटोमेटिकली वो लोग, लेट्स सपोज आपको कहते हैं ना कि आपकी यूट्यूब की, आपकी फेसबुक की, आपकी इंस्टा की जो फीड है वो आपका मिजाज डिफाइन करती है कि व्हाट यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाट यू डोंट लाइक द मोस्ट। एल्गोरिथम्स को पता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि ह्यूमन बीइंग सोच कैसे रहे हैं, फील कैसे कर रहे हैं, बिहेव कैसे कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं किस चीज़ के ऊपर बेटा, ये बेस करती हैं आपके मीडिया इकोलॉजी के ऊपर, मीडिया इकोलॉजी सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं अगर इस चीज़ को एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ तो हम क्या कहते हैं, एक और थॉट इसके साथ लिंक करते हैं। वो क्या है बेटा, हमारी मीडिया इकोलॉजी की थ्योरी ही ये बात कहती है, अकॉर्डिंग टू द मीडिया इकोलॉजी थ्योरी, ये थ्योरी ही कहती है, कहते हैं थ्योरी आर्ग्यूज दैट, जो दी थी मार्शल मैकलर्न ने, ठीक है, वो क्या कहती है, मीडिया यानी कि मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन और द टेक्नोलॉजी, मीडिया आर द extensions
ऑफ ह्यूमन सेंसेस, यानी कि इंसानों के जो सेंसेस हैं, ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज वी आर हैविंग 5 सेंसेस, वी कैन hear anything, we can smell anything, we can touch anything, we can visualize anything, we can see virtually, we are having some sort of visual senses. We used to call this thing, देखो होता क्या है, हमारे जो senses हैं हमारे brain पर information भेजते हैं, हमारे brain पे मीडिया इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सेंसेस. जब हम ये बात कहते हैं कि मीडिया इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सेंसेस, तो इसका मतलब ये हुआ वट एवर वी सी ऑन मीडिया वो हमारे दिमाग में जाता है जस्ट लाइक अ सेंसर. मीडिया इज़ अ एक्सटेंशन ऑफ आवर सेंसेस. हमने क्रोम के अंदर एक्सटेंशन डाउनलोड किए हुए होते हैं ना, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं बैक एंड के ऊपर कि भाई ये चीज़ वैसे हो रही है. अब क्या होता है, और ये सिर्फ आज के दौर में नहीं है, कहा जाता है कि मीडिया इज एन एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन सेंसेस इन ईच एरा. ठीक है, हर वक्त हर टाइम पीरियड के अंदर जिस मीडियम के साथ लोग कम्युनिकेट करते थे, लेट सपोज लोग 1-to-1 कम्युनिकेशन किया करते थे एक दौर में, तो वो भी उनके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद हो जाती थी बात, और फिर वो उसी के हिसाब से इंसान अपना एक्शन बिल्ड कर रहा होता है. ठीक है, अब मैं अगर इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, जो कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी is the primary source of social change. दुनिया के अंदर कोई चेंज इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैकेनिज्म के बगैर आ ही नहीं सकती. Am I right? इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैकेनिज्म के बगैर आ ही नहीं सकता. चाहे अगर मैं बात कर लूँ सोशलिज्म की, सोशलिज्म ने, अगर मैं बात करता हूँ यूएसएसआर की फॉर्मेशन, यूएसएसआर इन 1919, ठीक है, व्हाट दे यूज प्रिंट मीडिया, ठीक है, फॉर मास कम्युनिकेशन, जिसको हम कम्युनिस्ट लिटरेचर कहते हैं. सही है, कम्युनिज्म आया था. ठीक है, इसके अलावा माओ जेडोंग का चाइना का रेवोल्यूशन था, वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू आया कि एक बंदे ने अपनी थॉट दूसरे लोगों तक कम्युनिकेट की. जब तक लोग अपनी थॉट कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपकी जो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है वो बिल्ड नहीं हो सकता. यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं. मार्शल मैकलुहान की बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट जो थॉट है. मार्शल मैकलुहान के मुताबिक, अब ज़रा समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. द मीडियम इज़ द मैसेज. इस थॉट को समझना बहुत ज़रूरी है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द मीडियम इज़ द मैसेज, ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस थॉट के द मीडियम इज़ द मैसेज, इसमें मीडियम स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, मैसेज स्टैंड्स फॉर कंटेंट. ठीक है, इट मीन्स द कंटेंट इज डिपेंडेंट ऑन द कंटेंट is dependent on technology. ठीक है, it means change in technology refers to change in the content. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं जनाब. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है.
दुनिया के अंदर एक है लिटरल एज, दुनिया यानी कि लोग जो हैं सिर्फ अल्फ़ाबेट्स के थ्रू लिख रहे हैं चीज़ को। लिटरल एज से दुनिया प्रिंट एज में आती है, प्रिंट एज से दुनिया इलेक्ट्रॉनिक एज में आती है, इलेक्ट्रॉनिक एज से दुनिया डिजिटल एज में आती है। सही है। ऑटोमेटिकली इंक्रीज इन फ्रीडम होगा, इन फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि एक्चुअली हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्राइव द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की जो प्रोग्रेशन है वो टेक्नोलॉजी ड्राइव करेगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सही है। यूएसए, ठीक है, होम ऑफ न्यू मीडिया एंटरप्राइजेस। ठीक है। अब ऑटोमेटिकली वो इस टेक्नोलॉजी को ड्राइव कर रहे हैं, उनकी ये टेक्नोलॉजी उनकी प्रोग्रेशन को शो करता है। एम आई राइट? कि भाई लेट्स सपोज कि न्यू मीडिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दे आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। समझ में आई बात? Whoever is controlling the technology, controller of the technology will be the controller of the content. सही है। अब मेरी बात समझिएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी will control the content. अब अमेरिका जो है दुनिया का सोशल मीडिया कंट्रोल कर सकता है, because technology is the message, medium is the message. Because if you are controlling the highway, it means the highway of the content is the technology. Content move करेगा उस टेक्नोलॉजी के थ्रू। सही है। तो जो भी बंदा उस टेक्नोलॉजी को, उस हाईवे को कंट्रोल करेगा, एंड दैट पर्सन विल कंट्रोल द कंटेंट। समझ में आई बात? एंड सोशल प्रोग्रेशन। सही है। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं हम दुनिया के अंदर, जो हमारे पास ऑनलाइन सर्विसेज हैं। अब लेट्स सपोज ऑनलाइन सर्विसेज में क्या हो सकती हैं? पेमेंट हो सकती है क्यूआर कोड के थ्रू, फूड है, जैसे पाकिस्तान में फूड पांडा है, इंडिया में जोमेटो स्विगी है, ठीक है, उबर, अमेरिका वगैरह उबर ईट्स वगैरह मार्केट्स में है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अब क्या हुआ कि जिनके पास whoever controls the content, ठीक है, that person whoever controls the technology, that person control the content. कि भाई लेट्स सपोज लोग क्या खाएंगे, फूड पांडा विल डिसाइड दिस थिंग। आज लेट्स सपोज फूड पांडा डिसाइड कर ले कि हम आज से लोगों को ग्रीन फूड खिलाएंगे, हम लोगों को जो है हम फास्ट फूड नहीं खिलाएंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली लोग फास्ट फूड नहीं खाएंगे। अब वो खाए ना खाए, लेकिन दे कैन कंट्रोल द मार्केट। सही है। दे कैन कंट्रोल द मार्केट, ठीक है। समझ में आया? ऐसा करेंगे नहीं करेंगे वो बात अलग है, लेकिन दे कैन कंट्रोल द मार्केट। Whoever controls the technology, that person control the whole sort of media. सही है। Because अब क्या है? Social change is dependent on communication / medium / technology, ठीक है, ठीक है। बिकॉज एक्चुअल में आज की दुनिया के अंदर अगर सोशल मीडिया किसी रेवोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहे तो रेवोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है, और किसी रेवोल्यूशन को लेके आना चाहे तो वो लेकर भी आ सकता है। अम्बानी की शादी, एवरीवन वाज सीइंग द अम्बानी की शादी।
सही है। मार्क ज़करबर्ग शादी में गया, उसने सलामी के अंदर उसने कहा कि आज से एल्गोरिथम तुम्हारे नाम की ठीक है। अब ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ क्या होता है बेटा, मेटा का एल्गोरिथम जब अंबानी की शादी हो रही थी तो पूरे रीजन का एल्गोरिथम जो था वो अंबानी की शादी दिखा रहा था। मेटा का एल्गोरिथम पूरा वो दिखा रहा था, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली अब उन्होंने कहा यार चलो ठीक है, सलामी के तौर पे इनको दे देते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप बोलो आज पैलेस्टाइन का इशू है, देयर आर सो मेनी इशूज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है। वो अभी लेबनान का इशू आ रहा है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को वो जो है मेटा नहीं चाहता रेगुलेट करना, तो मीडियम इज़ द मैसेज, द मीडियम इज़ द मैसेज। whoever controls the highways, that person control the country whoever controls the highways, that institution will control the country. सीधी सी बात है, because supply of the country is dependent on your technology. Now we are moving forward related to the assumptions of media ecology theory. Okay, there are 3 assumptions related to media ecology theory. We need to understand one by one. ठीक है। The first assumption is the media is infused in every act and action in society, यानी कि मीडिया हमारे हर एक्ट और एक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, एम आई राइट? ठीक है। अब वो कैसे इन्वॉल्व है इसकी एग्जांपल जनरेट कर लेते हैं। लाइक हमारा कंजम्पशन, हम कहीं ना कहीं कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, अवर कंजम्पशन इज़ डिपेंडेंट ऑन वॉट एवर वी आर सीइंग। हमारे साथ जो भी कम्युनिकेट होता है, हम अपने कम्युनिकेशन पैटर्न्स की बेसिस के ऊपर अपने एक्शंस को ड्राइव करते हैं, ठीक है। मीडिया सेट अवर परसेप्शंस, जो एक्चुअल वर्ड है वो ये है, मीडिया फिक्स अवर परसेप्शंस, फिक्स अवर परसेप्शंस and organize our experiences. हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं दुनिया के बारे में, हम दुनिया के बारे में क्या राय रखते हैं, वो राय एक्चुअली हमारा मीडिया सेट करता है, ठीक है। इमेजिन तुम्हारे ख़ानदान के कुछ लोग, क्यूट से लोग, तुम्हारी अम्मा अब्बा को तुम्हारे बारे में गंदी गंदी बातें बताना शुरू हो जाए सही है, मीडिया कम्युनिकेशन है। हमारे अम्मा अब्बा को हमारे बारे में बिला वजह का शक हो जाएगा, हमारे अम्मा अब्बा को हमारे बारे में बिला वजह का शक हो जाएगा। मीडिया नहीं, वो हमारे क्यूट अम्मा अब्बा होंगे, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, द मीडिया इज़ ऑल अबाउट फिक्स अवर परसेप्शंस एंड ऑर्गेनाइज अवर एक्सपीरियंसेस। आपके बच्चों को ना मैंने वो करते हुए देखा था, अब बिला वजह के अंदर एक रडार सोनार्स ऑन हो जाएंगे, टूट 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 का बटन ऑन हो जाएगा, क्या पूरे ख़ानदान को अलग ख़बर पहुंच जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ सकता है, ठीक है। तो अब एक्चुअली द मीडिया फिक्स अवर परसेप्शन एंड ऑर्गेनाइज अवर एक्सपीरियंसेस। हम किसी, अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, दुनिया में जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ होती हैं वो एक्चुअल में सबसे ज़्यादा जो ताल्लुक़ बना के रखती हैं वो मीडिया के साथ बना के। अब लेट सपोज CIA को किसी जगह की गवर्नमेंट गिरानी है, कहा जाता है CIA वो एजेंसी है जो दुनिया की 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स गिरा चुकी है, 50 से ज़्यादा सही है। तो अब लेट सपोज उसने गिरानी है, तो परसेप्शन किसने बिल्ड करना है? मीडिया ने बिल्ड करना है। मीडिया एक ऐसा गंदा माहौल बना देता है सोसाइटी के अंदर कि ऑटोमेटिकली जब वो रेवोल्यूशन आता है या सोशल चेंज आता है
तो लोगों का परसेप्शन बन चुका होता है कि यार ये चीज़ तो ऐसे ही है. मीडिया फिक्स अवर परसेप्शंस. एम आई राइट? फिर थर्ड आता है मीडिया टाई द वर्ल्ड टुगेदर. आज के दौर में बेटा देखो, अभी ट्रम्प और पामेला हैरिसन के वो चल रहे हैं, इलेक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, यूके के अंदर, यूएस के अंदर. अब क्या है, अब नैरेटिव को किसी और तरीके से डेवलप किया जा रहा है. एआई को यूज़ किया जा रहा है. दे यूज टू हायर वर्ल्ड टॉप एआई प्रोफेशनल्स. सही है कि वो नैरेटिव को बिल्ड करें, बिकॉज एआई विल नाउ हेल्प द नैरेटिव. द मीडिया फिक्स अवर परसेप्शंस ना. फिर आता है मीडिया टाई द वर्ल्ड टुगेदर. बेटा दुनिया को मिलाने वाली जो चीज़ इस वक्त है वो मीडिया है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. अब मैं आपको ये पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, हाउ द मीडिया टाई द वर्ल्ड टुगेदर. देखो याद रखो, दुनिया में जो सबसे पावरफुल तरीन चीज़ है उस वक्त मौजूद है वो आपका होता है मीडिया. मीडिया क्या करता है, जिसको यूएस ने बहुत टेक्निकल तरीके से इस्तेमाल किया. इन्होंने क्या किया, व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू डू द कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. ये अपनी फिल्म्स के थ्रू, अपने नैरेटिव के थ्रू कल्चरल ग्रुप अपने कल्चर को वहाँ पर कंट्रीज़ में पहुँचाते हैं. ठीक है. फिर आती है आपकी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. फिर ये अपने ब्रांड्स को वहाँ पर पहुँचाते हैं. और आप चूँकि फिल्म में देख चुके होते हो मैकडॉनल्ड्स को, तो जब मैकडॉनल्ड्स आता है तो आप बोलते हो वाओ इट्स अमेजिंग. सही है. अब देखो पूरी दुनिया के अंदर कहा जाता है कि जहाँ जहाँ मैकडॉनल्ड्स होता है वहाँ वहाँ ग्लोबल कल्चर मौजूद होता है. आप दुनिया में कहीं भी जाएं, आपको मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, पिज़्ज़ा हट नज़र आएगा, आप बोलोगे ये तो मेरे अब्बू का रेस्टोरेंट है. सॉरी, यानी कि ग्लोबलाइजेशन है. सही है. इट मे गिव यू द फील ऑफ अ ग्लोबल कल्चर एंड everyone in the world wants to connect himself or herself with the global culture. अब ज़रा सीन समझना. जो फेवर आर्गूमेंट्स हैं ग्लोबल कल्चर के, वो ये कहते हैं ग्लोबल कल्चर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वर्ल्ड्स प्रोडक्ट. ठीक है. इसमें कोरियन म्यूज़िक भी आ जाएगा, तो थाई फूड भी आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू देम, उनके लिए ग्लोबल कल्चर इज़ अ सिंबल ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड. वो ये कहते हैं. बट जो क्रिटिक्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, वो ये कहते हैं द ग्लोबल कल्चर इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमेरिकन कल्चर, इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये जो है अमेरिकन कल्चर की रिप्रेजेंटेशन है, और अमेरिका अपने कल्चर को एक्सपोर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन. समझ में आई बात? सो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि ये दोनों आइडियाज़, मेरा दैट्स माई रोल कि मैं आपको दोनों आइडियाज़ बताऊँ. बट विदाउट मीडिया, ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन हो ही नहीं सकती. बिकॉज ग्लोबलाइजेशन के लिए जो सबसे, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द होल वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज, यू नीड टू बिल्ड अ कम्युनिकेशन पैटर्न फर्स्ट. आज हमें पता है यूएस में इलेक्शंस हो रहे हैं. कम्युनिकेशन, सैटेलाइट टीवी है. सही है. फिर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से दुनिया पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाती है. समझ आई बात? दुनिया किसकी तरफ जाती है? पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की तरफ. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली दुनिया किस तरह से मैकेनिज्म बिल्डअप होता है दुनिया के अंदर, कि दीज आर द बेसिक अजम्पशंस ऑफ मीडिया इकोलॉजी थ्योरी. कि जब आप किसी चीज़ के एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यही चीज़ नैरेटिव को बिल्ड करेगी. सही है. यही चीज़ आपके कंजम्पशन को डेवलप करेगी. सही है. यही चीज़ आपके ग्लोबल पैटर्न्स ऑफ लिविंग को डेवलप करेगी. यहाँ तक बात समझ में आती है? एनी कन्फ्यूजन टिल हियर? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? अब मार्शल मैक्लुहान define, now we are going to explain the assumptions. Marshall McLuhan defined
media as anything. उनके मुताबिक anything could be a media, anything which may create a narrative, you can say, ठीक है. Anything requiring use of the human body, यानी कि ह्यूमन बॉडी के साथ जो भी चीज़ अटैच्ड है वो, बिकॉज उसके मुताबिक तो आपके मीडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन सेंसेस, ठीक है. अब हर चीज़ जो ह्यूमन बॉडी के साथ अटैच्ड है वो मीडिया कंसिडर की जाएगी, ठीक है. इनके मुताबिक कंप्यूटर्स and clothing can be identified as media. Can be identified as media because these also thing represent your narrative, ठीक है, represent your identity, ठीक है, your consumption pattern, ठीक है. अब होता क्या है समझिएगा, इसका प्रोसेस इसने खुद समझाया है. when a media is introduced it is adopted टू ह्यूमन सेंसेस, यानी कि इंसान के जो सेंसेस होते हैं ना वो मीडिया को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है. अब ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, इट बिकम्स एन एक्सटेंशन ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, ये इंसान के एक्सटेंशंस बन जाते हैं. एक्सटेंशंस बनने का मतलब क्या होता है कि आप, जैसे हमने क्रोम के अंदर भी एक्सटेंशंस यूज़ किए हुए होते हैं ना, जो डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो आपके सेंसेस जो होते हैं वो डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है. अब मैं इसी चीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह. देखिए, एक है आपका मीडिया, ठीक है. अब ये जो मीडिया है बॉस, ठीक है, एक सेकेंड, लेट्स सपोज ये आपका मीडिया है, ठीक है. मीडिया क्या बन जाता है, मीडिया बिकम एक्सटेंशन ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल की जो सेंसेस होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द, इट में बिकम अ पार्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द इंडिविजुअल सेंसेस of the individual senses. अब ऑटोमेटिकली जब आपके इंडिविजुअल किस एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन इंडिविजुअल सेंसेस बन जाता है तो ऑटोमेटिकली इंसान से कुछ ऐसे एक्शंस करवाएगा, मीडिया डेवलप करवाएगा, नैरेटिव बिल्ड होगा, ठीक है. इन्फ्लुएंस द होल सोसाइटी, दुनिया के अंदर कोई भी गवर्नमेंट को आप बना और गिरा जो सकते हो वो आप सिर्फ और सिर्फ मीडिया के थ्रू समझ सकते हो, बिकॉज मीडिया बिल्ड द नैरेटिव. एम आई राइट? कहा जाता है CIA दुनिया की एक ऐसी एजेंसी है जिसने दुनिया में तकरीबन 51 कंट्रीज़ के अंदर जो है ना गवर्नमेंट्स गिराई हैं, ठीक है. अब वो गिराने का जो प्रोसेस होता है अगर आप देखें तो बहुत सिंपल सा होता है. दे ओनली प्ले विद द मीडिया, दे ओनली प्ले विद द media, build a narrative in the favor or against of the government, and that media become a part of the extension of the human senses, which may eventually lead towards the action and which may influence the whole society. समझ रहे हो? अब जिसको दुनिया सोशल चेंज का नाम दे रही होती, ठीक है. अब मैक्लरन के मुताबिक, अब ज़रा समझिएगा, ये जो मैंने पहले भी आपको एक चीज़ जैसा पढ़ाई हुई है, लेकिन ये मार्शल मैक्लरन की थ्योरी है. अकॉर्डिंग टू मैक्लरन, उसके मुताबिक दुनिया में 3 इन्वेंशंस ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड.
transform the world. Number one is phonetic alphabets. अल्फ़ाबेट से क्या हुआ? विजिबिलिटी ऑफ स्पीच डेवलप हुई. पहले सिर्फ लोग बात किया करते थे, लिख नहीं सकते थे. ठीक है. फिर दूसरी इन्वेंशन जो है जिसने दुनिया को चेंज किया, दैट इज प्रिंटिंग प्रेस. दुनिया में प्रिंटेज आया. एंड थर्ड वन वाज टेलीग्राफ, जिससे दुनिया के अंदर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलप होता है. एम आई राइट? ब्रॉडकास्ट मीडिया, आप यू कैन ब्रॉडकास्ट एनी नैरेटिव, एनी मैसेज. ठीक है. अब ऑटोमेटिकली जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है, आप टेक्नोलॉजी 1 से टेक्नोलॉजी 2 से 3 में जा रहे हो. ठीक है. आप जब भी मैस कम्युनिकेशन के अंदर शामिल हो गए, मैस कम्युनिकेशन लीड टूवर्ड्स व्हाट? ठीक है. मैस कम्युनिकेशन लीड टूवर्ड्स द न्यू टेक्नोलॉजी, एंड दैट टेक्नोलॉजी में इवेंचुअली चेंज द होल वर्ल्ड. दैट टेक्नोलॉजी में चेंज द होल वर्ल्ड. अब देखो, एक्चुअली इसने ही, मार्शल मैकलुहान ने क्या कहा था? इन्होंने मीडिया हिस्ट्री इनटू पीरियड्स, डिफरेंट पीरियड्स के अंदर इन्होंने मीडिया हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया. ठीक है. उनके मुताबिक एक थी दुनिया ट्राइबल एज के अंदर, यानी कि प्री अल्फाबेट्स एरा. ठीक है. फिर दुनिया में आया दी लिटरेरी एज, फिर आया दुनिया में दी प्रिंट एज, फिर दुनिया में आया इलेक्ट्रॉनिक एज, जिसको हम डिजिटल एज भी इसके बाद हम कहते हैं. ऑल्दो मार्शल मैकलुहान ने कहा नहीं था, हम उसको ऐड ऑन करते हैं कि दुनिया में इसके बाद डिजिटल एज में हम जा रहे हैं. वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज वर्ल्ड. वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज वर्ल्ड. यहाँ तक समझ में आती है बात? तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि भाई दुनिया के अंदर डिफरेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एंड दीज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स में इवेंचुअली लीड टूवर्ड्स द आइडिया कि दुनिया जो है पूरे अपने मैकेनिज्म्स को चेंज करते हुए आगे बढ़ती चली जाएगी. ठीक है. चलिए अब इस चीज़ को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं. अब एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं थोड़ा सा. ठीक है. application in a sense of what how to apply this media ecology theory, and we are having an amazing example, an amazing case study, and we need to use this particular thing that is all about the history of web. Okay, the history of web means what, how the web mechanism is developing. देखो कंप्यूटर से बड़ी इन्वेंशन जो थी ना, वो वर्ल्ड वाइड वेब का बनना था, WWW का बनना. ठीक है. कहा जाता है कि 1989 के अंदर एक टिम बर्नर नामी इंसान था जिसने इस वर्ल्ड वाइड वेब की बुनियाद रखी थी. ठीक है. ही इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम WWW कहते हैं. ठीक है. एक्चुअली इसका इनिशियल पर्पस क्या था? इसका जो इनिशियल पर्पस था वो ये था कि वो क्या करना चाहता था, वो ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग चाहता था. वो ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग कि इंसान, एक्चुअली उस ज़माने में ना सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ना, वो इन्फॉर्मेशन का मसला था. ठीक है. लोग जो थे बड़े बड़े इसका इंसाइक्लोपीडिया याद किया करते थे. ठीक है. उसने बोला भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे डाल दो ताकि इंसान कम से कम ये अजाब से तो बाहर निकले कि इंसाइक्लोपीडिया को याद कर रहे हैं. ठीक है. आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ फिजी, अब आप ढूंढे जा रहे हो कि आपको रट के जा रहे हो. तो आप इस चीज़ से ऑटोमेटेड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का मैकेनिज्म होना चाहिए, पर्टिकुलरली फॉर द साइंटिस्ट एंड यूनिवर्सिटीज़ के लिए पर्टिकुलरली. अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये बात भी हकीकत है कि दुनिया के अंदर ये जो वर्ल्ड वाइड वेब था, इनिशियली जो अमेरिकन डिफेंस के लोग थे वो इसको यूज़ किया करते थे.
सही है, बिकॉज वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी चीज़ें जो है लीक आउट होने से बचाने के लिए, ठीक है। फिर इस बेसिक आइडिया से क्या कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं। दुनिया के अंदर सबसे पहले एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप होता है। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जिसने एक्चुअल में इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया। इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज़ का मतलब क्या है कि नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, आपके कंप्यूटर्स डेवलप होते हैं, इसकी वजह से आपके मैकेनिज़म्स डेवलप होते हैं, ठीक है। दुनिया में डेटा नेटवर्क्स डेवलप होते हैं इस वर्ल्ड वाइड वेब की वजह से। डेटा की एक्सेसिबिलिटी पॉसिबल होती है, ठीक है। और दुनिया में एक हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट आता है। हाइपर लिंक आप लोगों को पता होगा क्या होता है कि लिंक पे जिस पे कनेक्ट करो और उससे आप एक नई दुनिया में अपने आप को ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। दुनिया में कहा जाता है जो फर्स्ट वेब सर्वर बना था वो 1990 में बना था, और उसका नाम क्या था मैं आपसे शेयर करता हूँ। 1990 के अंदर वो फॉर्मुलेट हुआ था, ठीक है। और उसका जो एड्रेस था वो था info.cern.ch, ठीक है। दिस इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वेबसाइट which was generated through next computers, ठीक है। अब सोचो दुनिया में कितनी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही हैं। फिर हम दुनिया के अंदर ना एक्चुअल में करते क्या हैं, हम दुनिया के अंदर पूरी वेब हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है आपका वेब 1.0, फिर दूसरा है वेब 2.0, फिर है हमारे पास वेब 3.0, ठीक है। अभी जो है हमारे पास वेब 3.0 चल रहा है, ठीक है। एक्चुअली इसका जो ड्यूरेशन है इन्वेंशंस का 1950 टू 2000 कंसिडर किया जाता है वेब 1.0 का एरा। फिर 2000 टू 2020 2.0 का एरा कंसिडर किया जाता है। 2020 के बाद ये कहा जाता है ये एरा जो है एंड बियॉन्ड, ये 3.0 का एरा है, ठीक है। देखो वेब 1.0 एक्चुअल में क्या चीज़ थी। सिंपल HTML पेजेस हुआ करते थे, ठीक है। सिंपल HTML पेजेस हुआ करते थे। तुमने बचपन के अंदर ये बनाए भी होंगे जिसमें तुम हेलो वर्ल्ड लिखा करते थे, ठीक है। अब वो जो HTML पेजेस थे, इसी वजह से उनको हम कहते थे स्टैटिक वेब। क्या कहते थे? स्टैटिक वर्ल्ड वेब। फिर आपके पास, मैं इसके ज़रा पॉइंट्स तरह से बना देता हूँ। अब दुनिया में क्या हुआ, वेब 2.0 में क्या आता है बेटा, दिस इज कॉल्ड, इसको हम सोशल वेब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सोशल वेब। एक टाइम तक ये भी बड़ा प्रोमिनेंट रहा है हमारे पास, अब भी है। दैट इज मेटा इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। गूगल इसमें शामिल हो जाता है, आपका जो विकीपीडिया वगैरह सब इसके वेब 2.0 में आते हैं। वेब 3.0 को हम क्या कहते हैं बेटा? हम इसको कहते हैं सिमेंटिक वेब। एक ऐसा वेब सिस्टम जिसके पास दिमाग भी है। सिमेंटिक वेब। अब आज की दुनिया में क्या है, ब्लॉकचेन हो गया, AI हो गया, मेटावर्स हो गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके किसका पार्ट है बेटा? वेब 3.0 का पार्ट है। अब अगर हम 1.0 के बारे में और डिटेल में जाते हैं, दिस इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन बेस्ड वेब। ठीक है, बट 2.0 की अच्छी बात क्या थी? इट्स अ इंटरैक्टिव वेब।
वेब सिस्टम। अगेन 3.0 क्या है बेटा, वो तो सिमेंटिक वेब है, ठीक है। अच्छा 1.0 में क्या होता था, इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। इसमें सोशल वेब में टू वे कम्युनिकेशन होना शुरू हो गया। दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, रिस्पॉन्ड हो सकता है, आप इंफॉर्मेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपका सोशल मीडिया इस एलिमेंट पे जनरेट हो गया, ठीक है। अच्छा अब आपका जो थर्ड वेब 3.0 है, इज कंसिडर्ड सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड मीडिया। क्या है बेटा, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड मीडिया। अब ये डिसेंट्रलाइज कैसे, इसको मैं थोड़ा सा आगे जाके समझाऊंगा। तो ये बेसिक मैंने आपके सामने रखी हैं कि हाउ द मीडिया इज डिफरेंशिएटेड, ठीक है, हाउ द वेब मैकेनिज्म्स आर चेंजिंग इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज द होल आइडिया ऑफ वेब rotates around this mechanism, how the web 1.0, 2.0, 3.0 is working.